सर्वानंद जी, आपका रुख करते हुए इस चंद्र ग्रहण को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के लिए किसी भी तरीका का ग्रहण कई सारे प्रभाव लेकर आता है। आपके हिसाब से किस तरह के प्रभाव पड़ने वाले हैं? नेहा, देखिए, ग्रहण सूर्य या चंद्र क्यों पड़ता है भौगोलिक स्थिति पर? जब पृथ्वी परिक्रमा करते हुए तो तीन जो आपके हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो भी हैं, जानवर हैं, जीवन है और जलवायु है, जल है, यहाँ तक कि आपके शरीर पर 5 तत्वों का प्रभाव है। आपका पहले पृथ्वी तत्व है, फिर जल तत्व है, फिर वायु तत्व है, फिर आकाश तत्व है और इसके ऊपर अग्नि तत्व है। तो 5 तत्वों पर ये देखिए, एक ही महीने में पहले अमावस्या को सूर्य ग्रहण था और आज जब पूर्णिमा है तो उसके दिन चंद्र ग्रहण है। तो ये दोनों ग्रहण पृथ्वी को बड़ा आंदोलित कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, पानी का प्रभाव पड़ेगा, जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ जो जलवायु है, परिवर्तन हो रहा है जिस तरह से वातावरण का, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। समुद्री तूफान अधिक आएंगे। इस तरह के ये देखिए, ये ग्रहण आपको संकेत देते हैं कि इनसे आप सावधान हो जाओ। ग्रहण कोई डरावना रूप नहीं है कि आपके ऊपर किसी तरह से वो हो रहा हो, केवल आपको शांति के देखिए, आपका जल, जीवन और जलवायु, इन पर आपका कोई, और या पृथ्वी पर जैसे अन्न है, फल है, सब उत्पन्न होते हैं। तो आप अगर सावधान हो जाते हैं तो निश्चित है। लेकिन ये ग्रहण काल में जो व्यक्ति अगर कोई मंत्र जाप करता है, कोई ईश्वर की आराधना करता है, तो निश्चित है उसका जो एक अनुष्ठान की तरह सिद्ध भी हो जाता है। तो ये पुण्य काल भी कहलाता है, आपत्ति काल भी है। तो इस शास्त्रों का कथन है कि जो व्यक्ति इस समय, इस काल में भगवान का स्मरण करे और अपने इन 5 तत्वों के शोधन के लिए निश्चित है थोड़ा सा ध्यान। और ये चंद्र ग्रहण, नेहा, ये मन का प्रभाव है, क्योंकि मन जो है जल से उत्पन्न, जल, मन का जो देवता कौन है? जल है। तो कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा पर ये ग्रहण पड़ रहा, तो ये मन आपका एकाग्र तब होगा जब आपका स्थूल शरीर और फिर आता कारण शरीर और इसके बाद आता है आपका सूक्ष्म शरीर। जब आप स्थूल शरीर में रहते हैं और स्थूल शरीर की अपनी सारी बातें करते हैं, तो आपका स्थूल शरीर, जिसको कहते हैं पंच भौतिक तत्व का शरीर, विकृत हो सकता है। जैसे कि कई तरह के वातावरण हैं, जानवर भी अपने को छिपा के कर लेते हैं, वो भी ईश्वर का प्रारंभ करते हैं। तो ये निश्चित है, जब आप जब अपने स्थूल शरीर को शोधन कर लेंगे तो निश्चित फिर कारण शरीर, कारण है मन का देवता, वहां आपका मन रुक जाना चाहिए। मन एकाग्र होगा तो ध्यानस्थ जब आदमी हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा तुम ध्यानस्थ हो जाओ, तो निश्चित तुम्हें भूतकाल का और भविष्य काल का कुछ पता नहीं चलेगा। तो निश्चित नेहा, ये ग्रहण काल भौगोलिक है और उस स्थिति में व्यक्ति को सावधान करने का बहुत बड़ा उपाय है। ठीक है, बहुत अहम बात आपने यहाँ पर बताई स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी की मन का कारक है चंद्रमा। ऐसे में मन पर क्या प्रभाव होगा इसका, ये हम जान लेते हैं। नंदिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन भी ये यहाँ पर ही मौजूद थी। और ऐसे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इनसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या सिर्फ नकारात्मक प्रभाव है नंदिता जी, या फिर कुछ सकारात्मक भी होगा इस ग्रहण से? जी देखिए, जो नकारात्मक प्रभाव है वो तो रहते ही हैं, लेकिन ग्रहण में काफी कुछ सकारात्मक भी हो सकता है। ये खगोलीय घटना है, लेकिन ये खगोलीय जो कहते हैं ना कि आपका जत पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी कि जहाँ पे आपका माइक्रोकॉस्म है वहीं पूरा
मैक्रोकॉस्म भी बसा हुआ है। तो आपके अंदर जो बाहर खगोलीय घटना होती है उसका भी आपके अंदर असर होता है। उसको आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, सकारात्मक उसमें क्या लेके आ सकते हैं? सबसे पहले ध्यान करें। ध्यान के लिए तो बहुत ही जबरदस्त टाइम होता है। अगर मैं तंत्र विद्या की बात करूं, यानी कि मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, किसी भी माला की सिद्धि, इस समय अगर आप करते हैं, इससे बढ़िया आपको मिल नहीं सकता। इस समय दान आदि करें। इस समय दान किया हुआ मतलब लगभग 1 करोड़ अधिक मात्रा में आपको उसका पुण्य फल मिलता है। सबसे अच्छी चीज है, क्रिस्टल्स हो गए, आपके यंत्र हो गए, उनको आप एनर्जाइज कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए ग्रहण का समय सबसे उत्तम समय होता है। इस समय आप महामृत्युंजय का मंत्र करके यथाविधि रुद्राक्ष को धारण करें। आप देखेंगे आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं या मानसिक समस्याएं हैं, एक बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल होना शुरू हो जाता है। तो एक ग्रहण के ऐसा नहीं है कि केवल आपको डर के वो बैठना चाहिए। ठीक है, डरने की अलग चीज है। जैसे हमने पिछले सूर्य ग्रहण के टाइम पे भी बोला था कि गुजरात आदि में प्रॉब्लम आएगी या फिर किसी नेता पे जानलेवा हमला होगा। स्पेशली पाकिस्तान के लिए बोला था कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा विद्रोह की स्थितियां बनेंगी। वैसे कुछ हमने देखा भी, लेकिन वो तो नकारात्मक रहा। सकारात्मक की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत कुछ आप सकारात्मक कर सकते हैं। घर में आंतरिक शुद्धिकरण करिए, इनर जर्नी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आप देखेंगे सिद्धि की यात्रा में आज के दिन से शुरू किया हुआ मेडिटेशन, और ये जो ग्रहण पड़ रहा है ना, ये इतने सुंदर दिन पड़ रहा है जहां पे नारायण तो जागृत हो चुके हैं, और उसी के साथ साथ इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव जी ने तारकासुर का वध किया था, यानी नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो पॉजिटिव एनर्जी यानी कि शिव शक्ति और साथ में नारायण का ध्यान करने का उत्तम समय। और कार्तिक मास की पूर्णिमा पूरे वर्ष में बहुत ही यहाँ पे इसको इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा माना जाता है। इस दिन किए हुए कोई भी विधान आप करते हैं, जो पूजा आदि करते हैं, दान करते हैं या तर्पण भी करते हैं, क्योंकि ग्रहण है, तो आपको बहुत बहुत कई गुना इसमें फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है मनीषा जी, गुरु पूर्णिमा का दिन है, अति सुंदर पूजा के लिए ये दिन माना जाता है। बहुत सारी अलग अलग आस्थाओं में इनका अलग अलग महत्व होता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का संयोग पड़ना, ये आपके हिसाब से क्या मायने रखता है? और साथ ही खगोलीय घटना के लिहाज से अगर से देखें तो किस तरीके से ये मानव जाति और संपूर्ण सृष्टि के लिए कैसे फायदेमंद है? देखिए, हमने दिवाली के साथ जो है वो हमने सूर्य ग्रहण देखा, और अब देव दिवाली के साथ जो है वो चंद्र ग्रहण आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे लिए दीपावली जो है एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। हर्षोल्लास से हम उसे मनाते हैं, और उसके साथ आ जाता है ग्रहण। अब ग्रहण के साथ क्योंकि हम इतनी सारी स्टोरीज ऑलरेडी सुनते बड़े हुए हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो जरूर होने वाली है, तो वो गड़बड़ हो या ना हो, दिल में एक अलग सा डर जो है वो जरूर बैठा रहता है। पर जैसा नंदिता जी ने कहा, तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण हमारी आत्मा को, सत्ता को, गवर्नमेंट को, सरकार को जो है वो रूल करता है। वहीं चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक माना गया है, जो आप पर, मुझ पर, देख रही सब ऑडियंस पर जो है वो निर्भर करता है। उसके साथ साथ चंद्रमा की हम बात करते हैं तो चंद्रमा जल को रूल करता है। तो जल जो है वो पृथ्वी पर 70% वाटर जो है वो अर्थ पर है। हमारी बॉडी में जो है वो 60 to 70% हम कहते हैं कि इट इज मेड ऑफ वाटर। तो जब जल का जो असर, जो चंद्रमा की रेज का, किरणों का जो असर है, वो जब जल पर पड़ता है, इसलिए हाई टाइड, लो टाइड हमें नजर आती है, तो वो हम पर क्यों नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपनी मनोस्थिति को पॉजिटिव रखना, जितना हम खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं ग्रहण के दौरान, उतना हमें उसका बेनिफिट होता है। जैसे कि नंदिता जी ने कहा कि ध्यान करना, तो अगर हम अपने धर्म को एक साइड पर अगर रखकर भी सोचें तो स्पिरिचुअल एंगल से, अध्यात्म की नजर से फुल मून मेडिटेशन के अपने बेनिफिट्स हैं। इनके साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, जो प्रूवन बेनिफिट्स हैं, कि अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी नहीं रहती तो अगर आप इस दिन से, पूर्णिमा के दिन से आप जो है वो ध्यान करना, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो उसके बहुत ही अच्छे खूबसूरत रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपने बताई मनीषा जी। शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शास्त्री जी, राशियों के हिसाब से अगर जानना चाहें, किन राशियों के ये अच्छा प्रभाव लेकर आएगा, किन के लिए नकारात्मक? नेहा जी, देखिए, ग्रहण जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों के और पृथ्वी के संबंध से बनता है। ग्रह 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं, स्थूल ग्रहण और सूक्ष्म ग्रहण। स्थूल ग्रहण वो होते हैं जो आंखों से दिखाई पड़ते हैं, और सूक्ष्म ग्रहण वो होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन प्रभाव दोनों का बराबर ही होता है। देखिए, हमेशा जो ग्रहण हैं या तो पूर्णमासी को होते हैं अथवा अमावस्या को होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को, नेहा जी आपको बता दूं मैं कि चंद्रमा 180 अंश में पूर्णिमा में और 360 अंश में बिल्कुल सूर्य के साथ अमांत में आकर के बिल्कुल अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो
स्वाभाविक रूप से मनुष्य के मन को प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने के कारण मन को प्रभावित करता है। अब वहां पर चतुर्दशी से लेकर के, यह तो ग्रहण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अन्यथा हर चतुर्दशी और पूर्णमासी और अमावस्या से एक दिन पहले अर्थात चतुर्दशी से लेकर के चतुर्दशी, पूर्णमासी और अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि तक ये 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्येक जो कमजोर मन के व्यक्ति हैं उनको प्रभावित करता है, और किसी भी प्रकार से बिना ग्रहण के भी उनको मानसिक रूप से, आत्मा के रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे तिथियों में सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने उनके मन को धर्म की तरफ मोड़ करके किया कि अमावस्या है, पूर्णमासी है, ऐसे समय आप तीर्थ में जाएं, स्नान करें, आपका ध्यान दूसरी तरफ बटे, जिससे मन को प्रभावित ना किया जाए और आपका मन मजबूत बना रहे। अब मैं बात करता हूं ग्रहण की स्थिति पर। देखिए, यह जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, यह भरणी नक्षत्र के मेष राशि पर यह ग्रहण घटित हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो मेष राशि के जातक हैं उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और किसी भी प्रकार से उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यापारिक रूप से, चूंकि राशि ही लग्न है और जो लग्न है वो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, ऐसी स्थिति में शारीरिक रूप से मेष राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि मेष राशि से दूसरी राशि है, धन भाव का विचार वृष राशि पर आता है, इसलिए वृष राशि के जो जातक है उनके लिए धन के लिए लाभकारी रहेगा। देखिए, ग्रहण शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। सभी राशियों के लिए अशुभ है या सभी राशियों के लिए शुभ है, ऐसा नहीं है। मिथुन राशि के जो जातक हैं ये तृतीय भाव है, पराक्रम का भाव है, छोटे भाई का भाव है, इसलिए जो मेष राशि के जातक हैं उनका जो छोटा भाई है, ऐसे व्यक्ति को, मेष राशि के छोटे भाई के जातक को सावधान रहना चाहिए। पराक्रम में किसी प्रकार से उनको वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए, अकारण किसी विवाद का योग बन सकता है। हमेशा 4, 8 और 12वें भाव की जो राशियां हैं वो हमेशा प्रभावित करती हैं। 6, 8 और 12वें भाव की जो महादशा है वो हमेशा हानिकारक होती है। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनकी माता, अर्थात जो कर्क राशि के व्यक्ति हैं, ये चतुर्थ भाव बन जाता है, ऐसे मेष राशि के जातक की माता के लिए हानिकारक रहेगा और कर्क राशि के व्यक्ति के लिए हानिकारक रहेगा। धन का अपव्यय होगा, अकारण खर्च के योग बनेंगे। और सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह राशि के जातकों के संतान का भाग्योदय होगा, क्योंकि त्रिकोण राशि बन जाती है। और सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतेस्तृषणायानाम यदि पाप फलप्रदा। पंचम त्रिकोण भाव है, इसलिए सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, उनके संतान के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन वही कन्या राशि के जो जातक हैं ये छठा भाव है, रोग का भाव है, बड़े असाध्य रोग होने की संभावना ऐसे कारण में बन जाती है। अकारण कोई शत्रु भाव भी है, अकारण कोई बड़े शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं कोर्ट कचहरी से, ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। वहीं तुला राशि पर चूंकि मेष राशि से पश्यंत सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजादय विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान, संपूर्ण दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है। इसलिए जो जातक, उनके जो जीवन साथी हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करेगा। तुला राशि के व्यक्ति को भी दृष्टि के कारण, क्योंकि 4 प्रकार के ग्रहों के संबंध होते हैं, उसमें एक दृष्टि संबंध भी है, युति संबंध भी होता है। तो यहां युति नहीं लेकिन दृष्टि संबंध बन रहा है, तो तुला राशि के व्यक्तियों को उतना ही सावधान रहने की आवश्यकता है जितना कि मेष राशि के व्यक्ति को सावधान की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो वृश्चिक राशि के जातक है, ये अष्टम भाव है जहां से आयु का विचार किया जाता है, इसलिए जो वृश्चिक राशि के जातक किसी बड़ी दुर्घटना का योग बन सकता है। बहुत सावधानी पूर्वक एक ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक होता है, अन्यथा दूसरे ग्रहण के आने के समय तक होता है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक है बहुत सावधानी पूर्वक उनको वाहन यात्रा करना चाहिए। अगर उनकी कोई बड़ी यात्रा का योग बन रहा है, प्लानिंग पहले से बनी हुई है, उसको टाल दें थोड़े समय के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं जो धनु राशि के जातक हैं इनके लिए लाभकारी है, भाग्योदय होने वाला है, नौकरी में प्रमोशन होने वाली है। अगर इनका कहीं कोई ऐसा कार्य रुका हुआ है जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, बहुत आवश्यक है, वह भी अब पूर्ण होने की स्थिति में आ गया है।
मकर राशि के जो जातक है इनके धन व्यापार के लिए लाभकारी है। दसम भाव है, दसम भाव त्रिकोण का सर्वोत्तम भाव है और सबसे बली भाव कहलाता है, इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए भी यह धन व्यापार के लिए लाभकारी है। और उनके लाभ में यदि उनको कहीं, देखिए हमेशा शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव होते हैं, तो पीछे की जो भाग्य व्याधिपत्य ने रंध्र सोना शुभ प्रदा, जो भाव है उसके व्यय भाव हमेशा हानिकारक होता है और उससे अगला भाव जो है वो लाभकारी रहता है। तो इनके जो मकर राशि के जातक हैं इनके स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम है, लेकिन इनकम में कुछ कमी आ सकती है। साथ ही मैं आपको बताता हूं जो कुंभ राशि के जातक हैं, चूंकि अब इनका जो स्वामी है कुंभ राशि का वह भी मार्गी हो गया है और मेष राशि का जो स्वामी वो शनि का शत्रु ग्रह होने के कारण कुंभ राशि के जातक के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से उनको नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाहते हैं तो अभी थोड़े समय के लिए उनको टाल देना चाहिए, क्योंकि उनका दिया हुआ बयाना उसमें किसी भी प्रकार से रुकावट आ सकती है और बयाना वापस हो सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी में अभी उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नुकसान हो सकता है। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि मेष राशि की व्यय भाव की राशि अर्थात 12वीं राशि है और 12वीं राशि हमेशा हानिकारक होती है, इसलिए जो मीन राशि के जातक हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लग्न का व्यय भाव होने के कारण वह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटे मोटे रोग, खांसी, जुकाम इत्यादि जो चंद्रमा से संबंधित जो रोग हैं वो मीन राशि के जातकों को नेहा जी हो सकते हैं।